ऋतु के माता पिता की मृत्यु के बाद वो अपने ताऊजी गगन और ताईजी सरोज के साथ रहती थी। ऋतु के माता पिता ने उसके नाम पर बहुत सारी जायदाद कर रखी थी और उसी जायदाद को हड़पने के लिए गगन और सरोज के मन में लालच जाग जाता है। हमें कैसे भी करके इस ऋतु को ठिकाने लगाना होगा। इसे पाल पोस कर हमें हमारे कंधों का बोझ नहीं बढ़ाना। बोल बच्चन मत करो, हकीकत में भी इस काम को पूरा करो तब मैं मानूं। अरे सरोज, जल्द ही हम इस टूटे हुए घर से निकलकर एक आलीशान बंगले में रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इस ऋतु को जान से मारना होगा। गगन और सरोज ऋतु के सामने बहुत अच्छे बनते। ऋतु बिटिया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारी पसंदीदा जलेबियाँ। तुम्हें जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता है ना? लो खाओ बिटिया। थैंक यू ताऊ जी, मुझे जलेबी खाने का ही मन कर रहा था और आप ले भी आए। जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद हम मेले में घूमने जाएंगे। गगन और सरोज दोनों ऋतु को 2-3 दिन तक कुछ ज्यादा ही प्यार देते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो दोनों रसोई में। ऋतु जलेबी खाने से कभी इनकार नहीं करती। उसकी जलेबियों में अब मैं इस जहर को मिला रहा हूँ और फिर इन जलेबियों को खाने के बाद ऋतु का तो काम तमाम हो जाएगा। वाह, मानना पड़ेगा, क्या जबरदस्त प्लानिंग की है आपने गगन। अब तो हम दोनों को ऋतु की जायदाद हड़प कर अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऋतु रसोई के बाहर खड़ी रहकर चुपके से सब सुन लेती है और बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, इसका मतलब ताऊ जी और ताई जी दोनों ही मुझे मारने के पीछे तुले हुए हैं, क्योंकि मुझे मारकर वो मेरे हिस्से की जायदाद को अपने नाम पर करना चाहते हैं। नहीं, मुझे अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी ये नहीं पता, लेकिन भागना होगा। ऋतु तुरंत वहाँ से भाग लेती है और भाग भाग कर वो जंगल के रास्ते पर एक नदी के किनारे आती है। वहीं गगन और सरोज दोनों ऋतु को घर से गायब देखकर घबरा जाते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई वो मनहूस लड़की। लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अब वो भाग गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो लड़की फिर से हमारे पास कभी नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, हम उसे ढूंढकर ही रहेंगे। गगन और सरोज दोनों जब ऋतु को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहीं ऋतु देखती है कि पास की नदी में पानी पर एक टोकरी तैरते हुए जा रही है और उस टोकरी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है। अरे नहीं, ये बच्चा कहीं बहते हुए पानी के साथ बह ना जाए, मुझे इसकी जान बचानी ही होगी। ऋतु तुरंत उस नदी में जाकर उस बच्चे को बचा लेती है और उस टोकरी को एक पेड़ के नीचे रखती है। बेचारा बच्चा, पता नहीं इसके माता पिता ने इसे ऐसे पानी में क्यों छोड़ दिया। ऋतु बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से वो बच्चा एक जादूगर में तब्दील हो जाता है। ये दृश्य देखकर ऋतु भौचक्का रह जाती है। ये क्या, एक जादूगर, ये कैसे हुआ? घबराओ मत ऋतु, मैं एक जादूगर हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी ईमानदार, नेक दिल और अच्छे स्वभाव की लड़की हो। तुम्हारे मन को परखने के लिए मैंने पानी में तैरती हुई टोकरी में एक छोटे बच्चे का रूप लिया और तुमने मेरा दिल जीत लिया। शुक्रिया जादूगर जी। तुम्हारे इस स्वभाव से खुश होकर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? कैसा उपहार जादूगर जी? जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और वहाँ पर एक जादुई पेंसिल प्रकट हो जाती है। ये एक जादुई पेंसिल है। वाह, एक जादुई पेंसिल, ये मामूली पेंसिल से कितनी अलग और सुंदर लग रही है। हाँ, पर इसे जब गुस्सा आता है तब ये बड़ा और विशाल रूप ले सकती है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तुम्हें इसे अपनी विश बतानी होगी और वो विश असलियत में पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये जादुई पेंसिल सच में बहुत अमेजिंग है। थैंक यू जादूगर जी,
मुझे ये जादुई पेंसिल उपहार के तौर पर देने के लिए। ये मुझे मेरे जीवन के एकदम सही मौके पर मिली है, जब मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। उदास मत हो प्यारी बच्ची, तुम बहुत मासूम हो। बस इस दुनिया से बच कर रहना और हर एक मुश्किल का डट कर सामना करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस इस पेंसिल को हाथ में लेकर मुझे याद करना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। अब रितु उस जादुई पेंसिल को अपनी ख्वाहिश से बताती है। जादुई पेंसिल, मुझे एक घर चाहिए और एक सुंदर सी कार। बस रितु के कहते ही वहाँ पर एक अच्छा सा घर बन जाता है और कार प्रकट हो जाती है। ये तो कमाल हो गया। रितु अब उस जादुई पेंसिल से खूब अच्छा खाना मंगवाती और खुशी से अपने घर में रहती। लेकिन एक दिन रितु के घर के पास दो गुंडे आते हैं और बाहर खड़े होकर खिड़की से रितु की जादुई पेंसिल के जादू को देख लेते हैं। अरे ये देख रमेश, ये लड़की तो इस पेंसिल से जो भी कह रही है वो सब सच हो रहा है। अभी के अभी इसने इतना सारा जादू कर दिया। हाँ यार सुरेश, इस लड़की की इस जादुई पेंसिल को तो हम चुरा कर ही रहेंगे। जब ये इतनी आसानी से करोड़पति बन सकती है तो हम जैसे गुंडे भी तो बन सकते हैं। फिर रात में जब रितु अपने घर में सो रही होती है, तभी वो दोनों गुंडे आकर उसकी जादुई पेंसिल को चुरा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ए जादुई पेंसिल, जल्दी से मुझे एक मस्त बंगला बना दे जिसमें मैं खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं और उसमें ढेर सारा रुपया पैसा भी होना चाहिए। अरे जादुई पेंसिल, पहले मुझे एक बहुत बड़ा महल दे दो और उसमें ढेर सारा सोना और हीरे मोतियों के बड़े बड़े संदूक भी दे दो, जल्दी दे दो। दोनों गुंडों के इतना कहते ही जादुई पेंसिल बहुत क्रोधित हो जाती है और जादुई पेंसिल विशाल रूप में बदल जाती है और उन दोनों गुंडों की जम के पिटाई करती है। अरे अरे मत मारो, अरे मत मारो मुझे। सॉरी जादुई पेंसिल, गलती हो गई, मुझे मत मारो, छोड़ दो। दोनों गुंडे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और जादुई पेंसिल अपने आप फिर से रितु के पास ही चली जाती है और रितु उस जादुई पेंसिल के जरिए एक खुशहाल और सुंदर जीवन बिताती है। प्रताप एक गरीब हार वाला था। वो फूलों का हार बनाकर गांव के मंदिर के बाहर बैठकर हार बेचता था। वो दिन रात खूब सारी मेहनत करता था। हार ले लो हार, फूलों का हार, सुंदर और शानदार हार, हार ले लो हार। माता रानी की मूर्ति के लिए हार चढ़ाना है, वैसा हार दीजिए ना भाई। और मुझे भी ये 30 वाला हार दे दो प्रताप भाई। जी जी, अभी देता हूँ। प्रताप का स्वभाव सभी से बहुत अच्छा था और उसके मन में किसी के लिए कोई भी गुस्सा नहीं था। जो ग्राहक उसे कुछ बुरा भला बोलकर जाते, वो उनकी बातों को ध्यान नहीं देता। प्रताप माता रानी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो हर सुबह पंडित जी से पहले जाकर मंदिर के कपाट खोलता और माता रानी की पूजा करता। जय माता दी, हे माता रानी, आज का दिन सभी के लिए सुखमय और शुभ हो। सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखना माँ शेरा वाली। पूजा पाठ करके प्रताप मंदिर के बाहर हार बेचने लग जाता है। त्योहारों के पर्व पर तो उसकी खूब कमाई होती और वो खूब मेहनत भी करता। प्रताप का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता था और अकेले ही चूल्हा फूंक फूंक कर अपना खाना बनाता था। खाना खाने के बाद रात भर वो हार बनाने लग जाता। आज की रात कैसे भी करके मुझे ये सारे हार बनाने होंगे, क्योंकि त्योहार है और इस अवसर पर पूरा गांव हार खरीदने आएगा। यही मौका है। अगर एक बार ये त्योहारों का सीजन चला गया तो मेरा काम चलने में बहुत दिक्कत आएगी। एक रात प्रताप अपने घर लौट रहा होता है, तभी उसका एक कार से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। प्रताप, तुम्हारा ये हाथ बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए फिलहाल तो तुम 2 से 3 महीने इस हाथ से कुछ काम मत करना। बोन इंजरी हुई है और वो भी मेजर वाली। क्या?
2 से 3 महीने? लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे हाथों के जरिए हार बनाकर ही मैं अपना पेट पालता हूँ। अगर मेरी रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी, अगर मैं हार नहीं बना पाऊंगा, तो मैं खाऊंगा क्या? मेरा घर कैसे चलेगा? बिजली का बिल, राशन, पानी, ये वो, ऊपर से मैं अकेला हूँ। मेरे आगे पीछे मेरी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। आई एम रियली सॉरी प्रताप, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा कर्तव्य था तुम्हें वो बात बताने का, इसलिए मैंने बता दिया। अपना ख्याल रखना। प्रताप अब बहुत चिंता में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। वो जैसे तैसे कुछ दिनों तक खर्चा चला लेता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसके खाने के लाले पड़ने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? सिर्फ थोड़ी सी दाल ही बची है और पानी है। नमक के बिना तो खाने का कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, यहाँ तक कि कोई भी रोटी भी बिना नमक के नहीं बन सकती। नमक का भाव तो आजकल इतना बढ़ गया है कि बस पूछो मत। राजनाथ बनने वाला तो मुझे कुछ देगा भी नहीं अभी उधारी पे, क्योंकि पहले ही मैं उससे बहुत सारा सामान उधारी पे ले चुका हूँ। एक हाथ से तो मैं सिर्फ पानी ही पी पाऊंगा अभी। बेचारे प्रताप को जोरों से भूख लगी थी, लेकिन अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण वो सिर्फ पानी ही पीकर सो जाता है। उसके पास पैसे ना होने के कारण वो ऐसे ही 7 से 8 दिन पानी पीकर गुजारता है। फिर जब वो मंदिर में जाता है, तभी एक आदमी मिलता है और कहता है, अच्छा, तो अब मैं समझा। वही मैं सोचूं कि तुम इतने दिन से हार बेचने क्यों नहीं आ रहे। लेकिन ये क्या, तुम्हारे हाथ के साथ साथ तुम्हारी तबीयत भी खराब है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तुमने खाना नहीं खाया क्या कई दिनों से? हाँ भाई, खैर अब तुम्हें अपना दुख बताकर क्या करूं? आंखों में आंसू लिए प्रताप मंदिर के अंदर जाता है और माता रानी के सामने भावुक होकर प्रार्थना करता है। हे माता रानी, पिछले 1 हफ्ते से मैंने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया है। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। ऐसे ही रहा तो मैं कैसे जी पाऊंगा? भूखा ही मर जाऊंगा मैं तो। मदद करो माता रानी, मेरी मदद करो। तभी माता रानी की मूर्ति में से एक रोशनी उजागर होती है और स्वयं साक्षात माता रानी वहां प्रकट हो जाती हैं। और माता रानी को देखकर प्रताप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता। वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और माता रानी को प्रणाम करता है। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी, आपने साक्षात मुझ गरीब को अपने दर्शन दे दिए। जीवन सार्थक हो गया माता रानी। प्रताप, मैं जानती हूँ कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद तुम्हारे हाथ के कारण तुम हार नहीं बना पा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ धरती लोक पर कुछ देने आई हूँ। तभी माता रानी अपने हाथ पर एक जादुई नमक का डब्बा प्रकट करती है और उसे प्रताप को देती हैं। उस नमक को देखकर प्रताप कहता है, नमक? लेकिन ये तो साधारण नमक है। नहीं प्रताप, ये कोई साधारण सा नमक नहीं है। ये एक जादुई नमक है। जादुई नमक? हाँ, जादुई नमक। इस नमक से तुम जो भी खाद्य पदार्थ बनाओगे, उस पदार्थ की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। क्या? सच? अरे वाह! अगर ऐसा है तो इस नमक से मुझे अपना पेट भरने के साथ साथ बाकी भी फायदे हैं। धन्यवाद माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद। माता रानी वहां से अदृश्य हो जाती हैं और तभी प्रताप का हाथ भी ठीक हो जाता है। ये क्या? मेरा हाथ भी ठीक हो गया। धन्यवाद माँ। फिर प्रताप उस जादुई नमक से घर जाकर कचौड़ी बनाकर तलता है और कचौड़ी में नमक डालने से वहाँ एक कचौड़ी से 50 कचौड़ियाँ हो जाती हैं। वाह, ये तो सच में गजब का करिश्मा है। इस एक कचौड़ी की मात्रा बढ़कर 50 कचौड़ियाँ हो गई हैं। जय हो माता रानी की। ऐसे ही प्रताप न सिर्फ कचौड़ी बल्कि बाकी पदार्थों में भी उस जादुई नमक को डालता है और बनाता है और उन सभी पदार्थों की मात्रा 1 से अधिक हो जाती है। और इस प्रकार प्रताप अपने कचौड़ियों को बेचने का ठेला लगाता है और कचौड़ियाँ बेचता है।
कचौड़ियाँ ले लो, कचौड़ियाँ, कुरकुरी, मजेदार और स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। वाह वाह प्रताप, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो यार। पहले इतने जबरदस्त हार बनाते थे और अब ये कचौड़ियाँ। इतना स्वादिष्ट कैसे बनाते हो, जरा हमें भी तो बताओ। वो तो एक राज की बात है मेरे दोस्त।